गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आखिरी लेक्चर है। इसमें 3 वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, वो आज करेंगे हम। और 3 वर्ड प्रॉब्लम बाकी है। ऐसे तो हर एक एग्जाम्पल आपने मेथड से किया है, ढंग से मेथड उसको मेथड का बराबर सोचा है, तो हर एक एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व इजीली। हर एक एग्जाम्पल में कौन सी स्ट्रेटेजी है वो आपको याद रखिए। एग्जाम्पल के पीछे नहीं भागना, आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी याद रखने की है। ओनली यू लर्न स्ट्रेटेजी एल्गोरिदम हाउ टू सॉल्व एग्जाम्पल। हर एक एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में पहले क्या करेंगे, हम एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3.6 का पहला, रितु कैन रो। रो यानी कि छोटी बोट को लेके जाने का। रो का मतलब क्या है, ऐसे रो यानी कि क्यू होता है, एक लाइन होती है, बट यहाँ पे रितु कैन ड्रॉ। ड्रॉ रो रो यानी कि छोटी बोट को एक नदी में रिवर में लेके जाने का। डाउन स्ट्रीम यानी कि डायरेक्शन टू वाटर, जो जो डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है वही डायरेक्शन में नाव को लेके जाने की। बराबर, इसमें क्या होता है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर के वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में जब वो रोप लेके जाती है, बोट लेके जाती है, तब 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। कितने 20 किलोमीटर ट्रैवल्स करने के लिए इसको 2 आवर्स लगते हैं। अपस्ट्रीम यानी ऑपोजिट टू वाटर, जो डायरेक्शन में वाटर का करंट फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रो करना है। पर तब क्या होता है 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी कि वाटर का फ्लो नहीं है। अगर वाटर का फ्लो नहीं होता, स्टिल वाटर एकदम स्टिल साइलेंस वाटर, तब रो की स्पीड फाइंड करने की और करंट ऑफ वाटर, और वाटर का करंट बताना कि कितनी स्पीड से वाटर बह रहा है। तो पहले सपोज करते हैं, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। लेट पहले तो जो फाइंड करना है उसको सपोज करें, लेट rowing speed of rowing in still water क्या है x किलोमीटर पर आवर से, एंड करंट ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर है। हम मान लो y किलोमीटर से वाटर जा रहा है इस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो बोट को वाटर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी ना। इस डायरेक्शन में मान लो कि वाटर 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, कौन वाटर का फ्लो है, और कोई एक बोट है वो अपनी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो ये अब डाउन स्ट्रीम में ये वाटर का फ्लो है, ये वाटर का फ्लो क्या इसमें ऐड हो जाएगा। बराबर, अब जब भी आप किसी भी क्वेश्चन हो, बराबर, डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड क्या होती है, तो क्या बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, और अपस्ट्रीम में क्या होगी, अपस्ट्रीम में ऐसे तो अपने को ये भी मालूम होना चाहिए वाटर की स्पीड जो है उससे ज्यादा बोट की स्पीड होनी चाहिए, अदर
तब भी अपस्ट्रीम में वो मूव कर पाएगी, अदरवाइज तो वो पीछे जाएगी ना। हेलो, પાણીનો જે કરંટ છે, પાણીના કરંટ કરતા બોટનો કરંટ ઓછો હોય, બરાબર? પાણીના કરંટ કરતા બોટનો કરંટ કેવો ઓછો હોય તો બોટ તો ક્યાં જશે? પાછળ જશે. એટલે બોટનો જે ફ્લો છે, speed of the boat is more than speed of the water, बराबर? कि पानी की स्पीड से बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए. तो अब लिखते हैं स्पीड ऑफ द रोवर, स्पीड ऑफ द रो कहां पे? डाउन स्ट्रीम. तो कितनी होगी स्पीड? वो डायरेक्शन में जा रही है, वाटर भी डायरेक्शन में जाना, दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों को क्या होगा? एडिशन होगा. तो क्या आएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. अब डाउन स्पीड में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना आवर्स लगता है? 2 आवर्स. डाउन स्पीड में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लगता है? 2 आवर. और डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के बीच की फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. कौन सी फॉर्मूला है? अगला लेक्चर में भी लिखा है. तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड. ये फॉर्मूला आपको याद भी होनी चाहिए. तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगता है? 2 आवर्स. स्पीड कितनी है? x प्लस वाई किलोमीटर. और डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर. यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या रखूंगा? 2. डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर. स्पीड कितनी है? x प्लस वाई. मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई को सामने ले जाओगे, 2 नीचे आएगा, तो 20/2 यानी कि 10. तो पहला इक्वेशन निकल के आया x प्लस वाई इक्वल टू 10. पहला इक्वेशन. अब बात करते हैं अपस्ट्रीम. इन अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम में क्या होगा? बोट की स्पीड कितनी होगी? कि बोट इस तरह से जा रहा है, वाटर ऐसे आ रहा है, बराबर? तो वाटर क्या करेगा? बोट की स्पीड को क्या करेगा? कम कर देगा, काट लेगा, है क्या नहीं? आप जब विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है. आप बाइक से विंड की ऑपोजिट स्पीड में जाते हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि विंड जो स्पीड से आती है वही स्पीड आपको पीछे ले जाती है. तो आपको आगे जाने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए. तो अपनी टोटल स्पीड कितनी होगी? आपकी खुद की स्पीड माइनस विंड की स्पीड. तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ फ्लो क्या होगी? तो क्या? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. ये भी क्या रखने का कि रोइंग की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और वाटर की स्पीड कम होनी चाहिए, तब भी बोट आगे जा पाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी. तो अब यहाँ पे टाइम क्या है कि 4 किलोमीटर कवर्स करने के लिए उसमें भी 2 आवर्स लगते हैं. यानी कि टाइम कितना है? 2 आवर्स. डिस्टेंस कितना दिया? 4. स्पीड कितनी है? x माइनस वाई. और सामने ले जाओ तो x माइनस वाई इक्वल टू 4/2 यानी कि 2. ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन. दोनों को सॉल्व कर लो. दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर से डायरेक्ट एडिशन करना पड़ेगा. तो y माइनस वाई कटेगा, x प्लस x 2x इक्वल टू 12. देयरफॉर x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. x इक्वल टू 6 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. तो सॉल्यूशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। लास्ट में वो लाइन आपको हर बार लिखनी है जो क्वेश्चन में मांगी गई है। लास्ट में वो लाइन हर बार लिखनी है जो क्वेश्चन में मांगी गई है। पर क्या मांगा है? तो क्या स्पीड ऑफ द रोइंग in still water, speed of the rowing in still water is x kilometer per hour and current of the water is equal to y kilometer per hour। ये लिखने का है। Can you understand this example everybody? Hello, give me answer, give me answer। सबको ये एग्जाम्पल पता चला? जब आपको बहुत ज्यादा याद रखने का नहीं है, इतना ही दिमाग में रखने का। डाउन स्ट्रीम यानी कि डायरेक्शन टू वाटर, अपस्ट्रीम यानी कि ऑपोजिट टू वाटर। डायरेक्शन टू वाटर होता है तब दोनों की स्पीड ऐड होती है, पर अपस्ट्रीम में ऑपोजिट होता है तो ऑपोजिट की वजह से दोनों की स्पीड में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। बस वही इतना सा है। पर ओके, हेलो, आप चैट बॉक्स में लिख से कैन यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? हेलो, यस सर, यस सर। डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड कितनी होगी? दोनों का एडिशन होगा। अपस्ट्रीम में टोटल स्पीड कितनी होगी? दोनों का सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में ये भी याद रखो कौन ज्यादा होगा, तो बोट की स्पीड ही ज्यादा होगी ना बेटा। मान लो कि आप 2 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं और आप वाटर सामने से 4 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहाँ जाओगे? पीछे जाओगे। आपको वाटर की अगेंस्ट चलना है, आपको वाटर की अगेंस्ट चलना है, तो आपकी स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। वही सेम फंडा अपने जीवन में भी लगता है। किसी के अगेंस्ट पे अपना कोई काम करना है तो अपनी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किसके? सामने वाले की एनर्जी से। तब भी हम उसको कन्विंस कर पाएंगे कि भाई मैं सही हूँ, तो गलत है वो नहीं, मैं सही हूँ। बस सामने वाला गलत है नहीं है उसके कोई लेना देना नहीं है, बट अपने को सही बताने के लिए अपनी एनर्जी, अपना वर्क, अपना स्टेमिना, अपना कॉन्फिडेंस वो क्या होना चाहिए? सामने वाले से ज्यादा होना चाहिए। अगर अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एनर्जी कम होगी तो सामने वाला अपने पे अपना थॉट्स लगा देगा। सही है क्या नहीं? वही सेम फंडा अपने डेली रूटीन में भी लागू पड़ता है। पहला हो गया। अब पास सॉल्यूशन बाकी, सॉल्यूशन खुद को करना है। इसका सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। अब दूसरा क्वेश्चन, two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। वर्क तो कोई भी एम्ब्रॉयडरी दिया है, कोई पेंटिंग दिया है, कोई एक्सरसाइज दिया, वर्क के कोई लेना देना है नहीं। वाई क्या बोलते हैं? 2 वुमन एंड 5 मेन, सातों जना जब साथ में वर्क करते हैं तो कोई वर्क 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बल्कि जब 3 वीमेन एंड 6 मेन और 3 वीमेन एंड 6 मेन साथ में काम करेंगे तो वही वर्क 3 दिन में कंप्लीट होगा। वही वर्क क्या होगा? 3 दिन में कंप्लीट होगा। तो क्या बोलता है? टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन द फिनिश दिस वर्क। तो वही वर्क, जो वर्क दोनों साथ में मिलके किया है, वही वर्क अकेली वुमन कितने दिन में कर सकती है? अकेली वुमन कितने दिन में कर सकती है? एंड मैन ऑल्सो, अकेला मैन कितने दिन में कर सकता है? इस से 7th में पहले वर्क रेट आता था स्टैंडर्ड 7 में। अभी तो मुझे मालूम नहीं है, जब मैं 1997 में 7th स्टैंडर्ड पढ़ाता था तब वर्क एंड वर्क डन आता था। वर्क एंड वर्क डन आता था। यहाँ पे क्या करना पड़ता था? रेट ऑफ द वर्क निकालना पड़ता। रेट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? सोचो, रेट किसको बोलते हैं? अब बाजार में जब किसी भी चीज का परचेस करने जाते हो, मान लो कि नोटबुक लेने जाते हो, तो आप पहले नोट का रेट पूछोगे। तो पहले क्या पूछोगे? नोट का रेट,
नॉट का रेट यानी कि एक नॉट की वैल्यू है क्या नहीं। रेट का मतलब क्या होता है, यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, मान के चलते हैं लेट वुमन कैन फिनिश वर्क इन एक्स डे एंड मैन कैन फिनिश सेम वर्क इज वाई डे। पहले लिखते हैं वो लेट क्वेश्चन 2 let one woman can finish work in X day and one man can finish same work, वही वर्क इन Y days। मान लिया एक अकेली स्त्री जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, जो भी वर्क हो वो एक्स डेज में कंप्लीट करती है और मैन है वो वाई डेज में कंप्लीट करता है। मान लो, अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक एक्सरसाइज में 20 एग्जांपल है। कितना एग्जांपल है, 20। एक एक्सरसाइज में 20 एग्जांपल है। आप वो एक्सरसाइज 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। हर रोज सेम एक सरखा ही वर्क करते हो, तो एक दिन में कितना वर्क आपने किया होगा, एक दिन में कितना एग्जांपल सॉल्व किया था। फिर से टोटल कितने एग्जांपल है, 20 एग्जांपल। कितने है, 20। और वो एक्सरसाइज आप 4 डे में कंप्लीट करते हो, तो 1 डे में कितना एग्जांपल आपने किया होगा। हेलो, मिनिमम 5। पर ये मान के चलना है हर दिन सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क करते हैं क्या, हर दिन सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क करते हैं, तो कितना आएगा, कंप्लीट 5 आएगा क्या नहीं। हेलो, बराबर। कंप्लीट 5 क्या है, 20 का 1/4 पार्ट पूरा क्या नहीं। 20 का 1/4 पार्ट क्या होगा, 5 होगा क्या नहीं, है क्या नहीं। तो कितना 4 दिन में कंप्लीट होता है, तो 1 डे का वर्क कितना है, 1/4 हुआ। हेलो, कोई वर्क 4 डे में कंप्लीट होता है तो 1 डे का वर्क कितना हुआ, 1/4 हुआ, है क्या नहीं। हेलो, यस सर। तो फिर एक जो वुमन है वो अपना कोई एक वर्क एक्स डे में कंप्लीट करती है, तो 1 डे का वुमन का वर्क कितना होगा, 1/x होगा। वुमन एक्स डे में मानो के कोई वुमन 10 दिन में कोई एक वर्क करती है, तो एक दिन का वर्क कितना करेगी, 1/10, बराबर क्या नहीं। तो वुमन ने ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, एक्स डे में, बराबर। तो एक दिन का वर्क क्या होगा, कितना होगा, एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/x होगा क्या नहीं। हेलो, यस सर, 1/x होगा। ख्याल आ रहा है क्या नहीं, कि कोई वुमन एक वर्क 10 डेज में कंप्लीट करती है, तो एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/10 होगा क्या नहीं। वो वर्क का 10 पार्ट कर देगी। पहले दिन में 1/10 किया, दूसरे दिन में 1/10 किया, तीसरे दिन में 1/10 किया, तो क्या होगा, वर्क इन 1 डे बाय वुमन कितना होगा, 1/x, અને बाय मैन कितना होगा, तो मैन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, y डेज में, तो 1/y वर्क का पीरियड नहीं होता, बराबर। अब देखो, तो पहले कंडीशन क्या दी है, 2 वुमन एंड 5 मेन। तो एक वुमन 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करती है, 1/x। तो 2 वुमन 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगी। हेलो, एक वुमन 1 डे में कितना वर्क करती है, 1/x। तो 2 वुमन कितना करेगी, 2/x।
बोलो पहली वुमन ने 1/x किया, दूसरी वुमन ने 1/x किया, 1/x प्लस 1/x। ख्याल आया कि नहीं? हेलो हेलो, आप मेरे Yes. साथ रहिए कि एक स्त्री एक दिन में 1/x वर्क करती है, बराबर। तो दो दो वुमन 1 डे में कितना वर्क करेगी? मान लो कि एक वुमन एक दिन में 3 सैंपल बनाती है, तो दो वुमन कितना सैंपल बनाएगी? आप Sir, what? मैंने मैथमेटिक्स को मैं ऐसा बोला है, जो भी मैथमेटिक्स में आता है वो प्योर क्लियर सिचुएशन होती है। अब कोई बोलेगा सर किसी की कोई वुमन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा करेगी, किसी की कम होगी तो कम करेगी, कोई दिन ज्यादा वर्क करेगा कोई दिन कम वर्क करेगा। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं चलता। मैथमेटिक्स में वही चलता है तो हर एक वुमन सेम है, हर दिन सेम वर्क होता है, वही चलता है, बराबर। वही वही पर फंडा चलता है, वही ध्यान रखना। कोई बोलेगा सर कोई स्त्री तो आलसी होगी तो वो इतना थोड़ा करेगी, क्या नहीं? पर मैथमेटिक्स वो आलसी है या फिर इफिशिएंसी ज्यादा है, वो कुछ चलता नहीं, बराबर। तो टू वुमन का 1 डे का वर्क कितना होगा? 2/x। एंड 5 मेन का वर्क कितना होगा? 5x। तो बाय कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या बोला है? 2 वुमन का एंड 2 मेन एंड 2 वुमन एंड 5 मेन वो साथ में मिलके काम करते हैं, तो क्या होगा? तो क्या 2 वुमन का वर्क कितना होगा? 2/x प्लस 5 मेन का वर्क क्या होगा? 5/y। ये दोनों का एक दिन का वर्क है, कितना? वो सब साथ में मिलके कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 4 दिन में कंप्लीट करते हैं ना। ये क्या है? 1 डे का वर्क है, कितना है? 1 डे का वर्क। तो सब साथ में मिलके 4 डे में वो वर्क कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? तो 1/4 और 1 डे वर्क कितना है? ख्याल आया कि नहीं? एक वुमन एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट करती है, तो 2 वुमन कितना करेंगे? तो उसको 2 से मल्टीपल होगा। एक में 1 डे में 1/y वर्क फिनिश करता है, तो 5 में साथ में मिलके कितना करेगा? 5/y। और दोनों को साथ में करेंगे तो 2/x प्लस 5/y। ये क्या आया? 2 वुमन एंड 5 मेन का 1 डे का वर्क। वो सब मिलके टोटल वर्क कितने डे में कंप्लीट करता है? 4 डे में। तो 1 डे का वर्क कितना है? 1/4। एंड बाय सेकंड कंडीशन क्या होगा? अब आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। 3 वीमेन का वर्क क्या होगा? 3/x। और 6 मेन का वर्क क्या होगा? 6/y। कितने दिन में कंप्लीट होता है? 3 डे में। अब तो 1 डे का वर्क लिखते हैं, यानी 1/3, यानी कि कितने है? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3। अब ये दो इक्वेशन आ चुके हैं और उसका सॉल्यूशन निकालना है। पहले तो क्या करूंगा? 1/x इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू m, and take 1/x इक्वल टू m and 1/y इक्वल टू n। therefore इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4। टेक एलसीएम 4, तो क्या आएगा? 8m प्लस 28 इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। और यहाँ पे क्या होगा? 3m प्लस 6n इक्वल टू 1/3। टेक एलसीएम, तो क्या आएगा? 9m प्लस 30n इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन। अब आपको उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो उसको मैं 9 से मल्टीपल करूंगा और उसको मैं 8 से मल्टीपल करूंगा,
दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा करेंगे बराबर। इसके हिसाब के वैल्यू निकल के आएगी, शायद x की वैल्यू 9 दे आएगी और y की वैल्यू 8 दे आएगी बराबर। आपको खुद को सॉल्व करना है बराबर। x की वैल्यू कितनी आएगी, m इक्वल टू आएगा 1/80 अरे 1/9 आई थिंक, मैं मालूम नहीं कितना आता है बराबर। आपको सॉल्व करना है पहला और दूसरा इक्वेशन। कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, चलो करके दिखाता हूं मैं। चलो पहला इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से बराबर। जैसे तो कोई बोलेगा सर उसको 3 से मल्टीपल कर दो और इसको 2 से मल्टीपल कर दो तो दोनों 60 हो जाएगा, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बराबर। चलो 9 8 जा 72m प्लस 9 2 जा 80 यानी कि 180m इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे 8 9 जा 72m प्लस 8 3 जा 24 यानी 240n इज इक्वल टू कितना आएगा 8। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 ये दोनों चला गया, 180 माइनस 224 कितना बचेगा, 180 माइनस 224 कितना बचेगा, 180 माइनस 224। यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया मैं, 821 बराबर 3, हाँ यहाँ पे 6 है ना तो ये 18 हो जाएगा ना, 6 है तो 6 3 जा कितना होगा, 6 3 जा 18 होगा, हाँ 6 3 जा कितना होगा 18 होगा बराबर। तो अब 18 8 जा कितना है होता है 18 इंटू 8 कितना होता है 88 जा 64 बराबर। 18 इंटू 8 कितना होगा 64 और 144 ये कितना होगा 144 होगा हाँ। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों कट गया, 180 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 36, कितना बचेगा 36n इक्वल टू 1, therefore n इक्वल टू 1/36, n इक्वल टू 1/36, n इक्वल टू 1/36 किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट इन 1 2 पुट इन 2 तो क्या आएगा, तो 9m प्लस 18 n यानी कि 1/36 1/36 इज इक्वल टू 1, 18 2 जा 36 1/2 सामने आएगा तो 9m उसको सामने ले जाओ तो क्या होगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, therefore m इज इक्वल टू 1/18 बट m कौन है 1/x therefore m is equal to 1/18 and n equal to 1/36, so therefore 1/x equal to 1/18 and 1/y equal to, इसको सॉल्व कर पाओगे, therefore x equal to 18 days and y equal to 36 days। लास्ट में वो लाइन लिखने की कौन सी वाली, one woman can finish work in 18 days, why one man can finish same work in 36 days। तो देख लो स्त्री पुरुष से ज्यादा वर्क करती है, डबल डबल, जो काम पुरुष 36 डे में करता है वही काम पुरुष यहाँ पे 18 डे में करता है। ख्याल आया कि नहीं बच्चों, हेलो हेलो, यस सर। अब तीसरा एंड लास्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर का,
तीसरा एंड लास्ट एग्जांपल में दिया है आपके पास, आई थिंक नॉट बुक होगी, बुक में देखो क्या लिखा है, बुक में देखो, ध्यान से पढ़े। अभी एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता तो उसको बार बार पढ़े, तोड़ तोड़ के पढ़े, और सेंटेंस को तोड़ दे, और तोड़ तोड़ के पढ़े। क्या बोलते हैं, रोही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। उसके घर आने के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट कोई बस नहीं है, इसलिए सम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ट्रेन एंड सम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बस। यहाँ पे डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, डिस्टेंस का क्वेश्चन आया तो अपनी फॉर्मूला याद आनी चाहिए, कौन सी वाली, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। वो बार बार आएगी, बार बार तंग करेगी, अगर उसको तंग, वो अपने को तंग न करे इससे पहले हम उसको अपने कवर में ले लेते हैं कि क्या स्पीड की फॉर्मूला याद हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, therefore टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ, क्या करती है, 300 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करती है, कुछ डिस्टेंस बस में पास करती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन में लगाती है। अब क्या बोलता है, सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 आवर्स लगते हैं, कब, जब वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से चलती है, एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको 300, इनमें से 60 किलोमीटर बस में आती है, तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा 240 किलोमीटर, बाकी कितना बचा 240 किलोमीटर कहाँ पे आएगी, बस में आएगी। तो 4 आवर्स लगते हैं। इफ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस, एग्जांपल नंबर 2 का तीसरा, टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में 40 किलोमीटर बाय ट्रेन, और 40 किलोमीटर बाय ट्रेन, एंड रिमेनिंग यानी कि कितने बाकी बचे 260, और 240 बराबर 260 किलोमीटर बाय बस। ये दोनों का मिलकर टाइम कितना है 4 आवर्स, है ना, और तब वो घर पे कितने आवर्स पे पहुंचती है, 4 आवर्स में। उसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, क्या बोलते हैं, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा 200 ना, 200 किलोमीटर बाय बस। तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है सोचो, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर यानी 10 मिनट ज्यादा लगती है, किससे ज्यादा लगती है, 10 मिनट ज्यादा लगती है, किससे ज्यादा लगती है, हेलो, इसने बोला 10 मिनट ज्यादा लगते है, किससे ज्यादा लगते, पहले कंडीशन में जो टाइम लगा था उससे 10 मिनट ज्यादा लगते थे, यहाँ पे कितना आएगा टाइम, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, पर आवर्स और मिनट का एडिशन नहीं कर सकते, दोनों आवर्स होते तो कर सकते हैं, या फिर दोनों मिनट्स होते तो करते, तो आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा 60 मिनट, क्या नहीं, 1 आवर इक्वल टू कितना होगा 60 मिनट, यस क्या नो, हेलो, यस सर, तो 10 मिनट का कितना आवर होगा, तो यहाँ पे 10 चाहिए, यहाँ पे 10 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 1 मिनट में कितना आवर होता,
तो क्या 1/60 हर्ट्ज पर। तो यहाँ पे 10 मिनट में कितना हर्ट्ज होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 4 हर्ट्ज प्लस क्या आएगा 10/60 हर्ट्ज। अब एडिशन होगा 0 0 कटेगा 6 4 जा 24 24 प्लस 1 यानी कि टोटल टाइम कितना लगा 25/6 हर्ट्ज। ये आपको पहला डेटा होना जरूरी है। पर अब मैं मानता हूं अब सपोज करते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ द बस y किलोमीटर पर आवर्स। लेट अब अपना एग्जांपल स्टार्ट होता है। फिर से देख लो कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 300 किलोमीटर का। फिर मैंने पहले कंडीशन में क्या दिया 40 किलोमीटर बाय ट्रेन से आएगी और बाकी के डिस्टेंस बस में कवर करेगी। बाकी कितना डिस्टेंस बचा 260 तो उसको 4 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स 4 आवर्स। अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन में ट्रैवल करेंगी तो बाकी कितना बचा 200 किलोमीटर बाय बस से ट्रैवल करेंगी तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है। भाई यहाँ पे ये मत सोचने का भाई बस में से निकलने के बाद तुरंत ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी वो सोचने का अपनो यही ट्रेन में से उतरी और बस में चली गई। पर यहाँ पे वो कंडीशन लेके चल रहा है। लेकिन कोई ऐसा सोचेगा सर बस में उतरने के बाद कितनी देर में ट्रेन मिलेगी अपने को क्या मालूम। और वो कंडीशन अपने को फॉलो नहीं करना। अपने तो प्योर कंडीशन ही लेने की है बराबर कि बस में से उतरने के बाद तुरंत मिलती है ना तुरंत उतनी स्पीड से बस चलती है। ये मैथमेटिक्स का रूल है बराबर। अब मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर and speed of bus y किलोमीटर पर आवर बराबर। ठीक है तो पहली कंडीशन बाय फर्स्ट कंडीशन बाय तो चलो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 40 किलोमीटर का ट्रेन से ट्रैवलिंग करने के लिए कितना कितना टाइम लगेगा तो 40/x और बाकी का 260 किलोमीटर बस से ट्रैवलिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा 260/y और दोनों मिला के कितना होगा 4 आवर्स। यानी कि क्या होगा 40/x प्लस 260/y इक्वल टू 4। ये पहली कंडीशन। ओके बाय सेकंड कंडीशन चलो दूसरी कंडीशन में कौन सा इक्वेशन निकल के आएगा तो 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। हाँ क्या निकल के आएगा 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। अब मैं क्या करूंगा 1/x और m सपोज करूंगा 1/y को n मान लूंगा। लेट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। देखो इक्वेशन क्या होगा इक्वेशन और उससे पहले ये भी सोच लो उसको 25 से डिवाइड होता है उसको भी 25 से डिवाइड होता है उसको भी 25 से डिवाइड होता है। ये 4 से डिवाइड नहीं होता बट 2 से होता है। देखो 2 से होता है ना तो पहले मैं सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। कैसे पहले लिखता हूँ 40m प्लस 260m इक्वल टू 4 2 से डिवाइड करो तो 20m प्लस 130m इज इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा 100m
प्लस 200y अरे n इज इक्वल टू 25/6। सबको कितने से डिवाइड होता है? 25 से डिवाइड होता है। देखो होता है क्या नहीं? 25 से डिवाइड, उसको 25 से डिवाइड कर दो 4m प्लस उसको 25 से डिवाइड कर दो 8n इक्वल टू 1/6। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो 20 है, एक मिनट और यहाँ उसको 4 से भी डिवाइड लगेगा ना बेटा, उसको 4 से भी डिवाइड लगा, डायरेक्ट 4 से डिवाइड लगा लो। 4 से डिवाइड लगा तो क्या होगा? 10m। उसको 4 से डिवाइड लगाएगा तो क्या होगा? 130 का हाफ 65 65m इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे 10m है, यहाँ पे 4m है, तो क्या करूंगा? 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 10 एंड 4 का एलसीएम कितना होता है? 10 एंड 4 का एलसीएम 20 होता है ना। 20 बनाओ तो उसको 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, और उसको 5 से। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 20m 2 से का 20m प्लस, पहले लिखा था सही था, गलत कर दिया। 130n इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या आएगा? 20m प्लस 40n इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5/6। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया। 130 माइनस 40 कितना होगा? 130 माइनस 40, 130 में से 40 जाएगा तो 90n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस 5/6, 2 माइनस 5/6। 6 एलसीएम ले लो तो 90n इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 यानी कितना होगा? 7, 7/6। therefore n ये क्या होगा? n 90 नीचे जाएगा, तो कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, कुछ ने कुछ गलती की है हमने कट करने में। चलते क्या होगा? n इक्वल क्या होगा? 7/90 into n। कुछ गलत नहीं लिखा है, चेक कर लेते हैं क्या पे यहाँ पे फ्रिक्शन में आंसर आ रहा है। डायरेक्ट वैल्यू निकल के आती है, x की वैल्यू 60 आती है और y की वैल्यू 80 आती है सॉल्व करने से। 25/6 यहाँ पे चेक कीजिए, कुछ में कुछ गलत इक्वेशन गलत नहीं है। 40 किलोमीटर बाय बस आता है इन 4 आवर। हाँ आपने 260 लिखा। क्या वो पहले कंडीशन में यहाँ पे कितना दिया है? 60 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है? 60 दिया है। कितना? ये 60 है, और यहाँ पे क्या आ गया? 40। वही गलती की थी हमने, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आता है, इसलिए मुझे मालूम पड़ गया फ्रैक्शन नहीं आता कभी भी, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 60, यहाँ पे 240, है ना। तो फिर यहाँ पे 60, यहाँ पे 240, पर तब 4 से डिवाइड होने के बाद ये क्या बन जाएगा? 4 से डिवाइड करेगा तो 50m प्लस उसको 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 60 आएगा ना। 60 4 जा 24, यहाँ 60n इज इक्वल टू 1। अब सही है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 2। अब किसी का एक का कोएफिशिएंट सेव कर लो बेटा। यहाँ पे डेटा लिखने में गलत किया आपने, किसी ने बोला नहीं, देखा नहीं। चलो क्या करूंगा, तो मैं m को टारगेट करता हूं, तो पहले को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे को कितने से करना पड़ेगा? 15 से, है क्या नहीं?
क्योंकि 4 15 जा 60 and 15 4 जा 60, तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीपल बाय 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 50, बराबर, मल्टीपल बाय 50, बराबर। तो क्या आएगा, 4 से मल्टीपल कर दो तो 60m प्लस 224n इज इक्वल टू 4, वही का वही फिर से आ गया। और यहाँ पे करो तो 60m प्लस 58 जा 120 120n इज इक्वल टू 15/6 यानी कि 15/6 ही लिखते जाओ, 15/6, उससे 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो 5, सो 3 से डिवाइड कर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट मार दो, माइनस माइनस माइनस, दोनों कट गया, 240 माइनस 120 यानी कि 120m। यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 5/2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5, 120m इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस 5 यानी कि 3/2, यानी कि n निकल के आ गया 3/2, यानी कि उससे डिवाइड होगा कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेगा तो 40, therefore 80 किलोमीटर, 1/80, उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, n यानी कि 1/y, तो 1/y बोलो 1/80, that implies y equal to 80 किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, बराबर, चेक कर लेना, बराबर। चलो बच्चों, यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आपका बुक